आइए और महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को। मैं एक ए बला की गली तक ले चलूंगा आपको। कैसी ये बहबीत है, हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली वेला की कुम्हलाई हुई। आ रही थी वह चली, खोई हुई जज्बात में। क्या पता था उसे कोई भेड़िया बैठा है घात में। होनी से बेखबर ए बला, बेखबर राहों में थी। पीछे मुड़कर देखा तो अफसोस वह किसी अजनबी की बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई। छटपटाई फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था, कब का ढल गया। वासना की आग में फिर एक ए बला का कोमारे जल गया। कुछ ऐसी कहानी है गैंग रेप की शिकार हुई बिल्किस बानो और उसके परिवार की। मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं रहेगी कि 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार के द्वारा 11 गैंग रेपिस्टों को ससम्मान रिहा किया गया है। मैंने यहां पर एक शब्द यूज किया, ससम्मान, यानी कि आपने देखा होगा कि उन्हें फूल मालाएं पहनाए गए, लड्डू खिलाए गए, खुशियां बांटी गई, कुमकुम का तिलक निकालते हुए एक फोटो भी वायरल हो रही है। और इन अपराधियों के इस सम्मान पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भाई ने भी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि एक अपराधी हमेशा अपराधी ही होता है। इस प्रकार से इनका सम्मान करना कोई स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार वे कौन से नियम हैं जिनके माध्यम से एक अपराधी को भी सम्मान पाने का अधिकार मिल जाता है। गैंग रेपिस्ट या हत्यारों को भी जो आजीवन कारावास की सजा से दंडित थे उन्हें रिहा किया जा सकता है। वे कौन से कानून है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप एक भारत के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस प्रकार के मुद्दों से अपडेट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस प्रकार के जो मुद्दे होते हैं इनसे रिलेटिव अक्सर हम इस चैनल पर वीडियो डालते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिरकार बिल्किस बानो का पूरा मामला क्या था। इसके लिए आपको 27 फरवरी 2002 की एक डेट याद करनी चाहिए। मेरे ख्याल से क्या हुआ था इस दिन, कौन सी डेट है, 27 फरवरी और 2002। इस दिन नानावाटी जांच आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या से कार सेवकों से भरी साबरमती एक्सप्रेस की जो S6 बोगियां जो थी या डिब्बे जो थे, उनमें गुजरात के गोधरा स्टेशन पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई। परिणाम स्वरूप लगभग 59 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से गुजरात में दंगे भड़क उठे और देखते देखते यही दंगे जो है सांप्रदायिक दंगों में तब्दील हो गए। और इसी घटना को अक्सर हम गोधरा कांड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गोधरा कांड के नाम से जानते हैं। इन्हीं सांप्रदायिक दंगों का शिकार हुआ था एक मुस्लिम परिवार, और उसी परिवार की एक महिला सदस्य थी और जिसका नाम है बिल्किस बानो। हुआ क्या था, यह घटना कब हुई है? 27 फरवरी को। तो 28 फरवरी 2002 को बिल्किस बानो अपने और अपने परिवार को सांप्रदायिक दंगों से बचाने के लिए अपने प्रेरतक गांव, इनका गांव कौन सा था? गुजरात में एक जिला पड़ता है दाहोद, और दाहोद में एक गांव है रणधीकपुर। रणधीकपुर की एक महिला है रणधीकपुर, ठीक है। तो वह अपने और अपने परिवार को सांप्रदायिक दंगों से बचाने के लिए रणधीकपुर से पलायन कर जाती है और 3 मार्च 2002 को वह एक गांव पहुंचती है जिसका नाम है छप्परवाड़। क्या नाम है उस गांव का? छप्परवाड़ है। छप्परवाड़ गांव पहुंचती है, लेकिन वहां पर भी संयोगवश या दुर्भाग्यवश कह दीजिए सांप्रदायिक दंगे वहीं पर भी हो रहे थे। तो कुछ दंगाइयों की इस परिवार पर नजर पड़ गई। वेशभूषा के कारण पहचान लिया कि यह मुस्लिम है, क्योंकि गोधरा हत्याकांड का जो पूरा का पूरा मामला था, या पूरे मामले को जब समझेंगे तो सामने एक ही चीज आती है कि मुस्लिम संप्रदाय के कुछ असामाजिक तत्व थे, उन्होंने आग लगाई। और एक बार के लिए हम मान भी लेते हैं कि हो सकता है कि मुस्लिम दंगाइयों ने ही आग लगाई होगी, लेकिन किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के लिए एक पूरी जाति को टारगेट कर लेना कहां तक सही होगा। खैर, बिल्किस बानो का पूरा परिवार छप्परवाड़ आ पहुंचा और वहां पर कुछ उपद्रवी जो थे उनकी नजर किस पर पड़ जाती है? बिल्किस बानो के पूरे परिवार पर। बिल्किस बानो का परिवार इस दंगाइयों से अपने आप को बचाने के लिए छप्परवाड़ के खेत में जाकर छुपने का प्रयास करते हैं,
लेकिन फिर भी वहां पर दंगाई लगभग 30 से 40, एक पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 30 से 40 दंगाई उनके पीछा करते हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो छुपे हुए थे। सीबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिल्किस बानो के परिवार में कुल 15 सदस्य थे, 15 सदस्य, जिसमें 4 महिलाएं थी और अन्य पुरुष थे। पुलिस जांच की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग जो 11 यहाँ पर जो 15 सदस्य होते हैं उनमें से जो 4 महिलाएं थी, इन चारों महिलाओं के साथ गैंग रेप किया गया 11 लोगों के द्वारा। ठीक, इसके अलावा इनमें से 7 लोगों की हत्या कर दी गई, जिनमें बिल्किस बानो की 3 साल की मासूम बेटी सलिहा भी शामिल थी। ठीक, मरने वालों में। यहां तक की कहानी समझ में आई होगी मेरे ख्याल से। बिल्किस बानो ने पुलिस को बयान देते हुए कहा कि लगभग 15 से 20 लोगों ने मेरे साथ गैंग रेप किया और जब तक मुझे होश था मेरे तन पर ज्यादा ना से लेकिन कुछ कपड़े भी थे, लेकिन लगभग 3 से 4 घंटे के बाद जब मुझे होश आया, मैं बेहोश हो चुके थे। जब होश आया तो खुद को बिल्कुल नग्न अवस्था में पाया। मेरे शरीर पर कपड़े का एक धागा तक नहीं था। जैसे तैसे करके वह वहां से निकलती है तो एक आदिवासी महिला के द्वारा उसे कुछ कपड़े दिए जाते हैं और अपना तन ढककर लिमखेड़ा, याद रखना, लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां पर एक हेड कांस्टेबल होते हैं जिनका नाम होता सोमाबाई गोरी। सोमाबाई गोरी को अपनी पूरी घटना बताती है और सोमाबाई गोरी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज भी कर ली जाती है, लेकिन कहते हैं कि उन्होंने एविडेंस को छुपाया और मामले को खारिज कर दिया, यानी केस खारिज किया। लेकिन बिल्किस बानो हार न मानते हुए एक के बाद एक न्याय के दरवाजे खटखटाती है और मानवाधिकार आयोग तक पहुंच जाती है और सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस क्लोजर खारिज कर मामला सीबीआई को सौंपा। सीबीआई ने पूरे मामले की जांच के बाद अपनी चार्जशीट में लगभग 18 लोगों को दोषी पाया, 18 लोगों को दोषी पाया उसने, जिसमें से 5 पुलिसकर्मी थे। इसके अलावा 2 डॉक्टर थे जिन्होंने बिल्किस बानो का मेडिकल किया था। इसके अलावा 11 गैंग रेपिस्ट थे। 11 कौन थे? गैंग रेपिस्ट थे, जिन्हें सीबीआई की विशेष अदालत ने जनवरी 2008 को बिल्किस बानो सहित 4 महिलाओं के साथ गैंग रेप और 7 अन्य लोगों की हत्या के मामले में आजीवन कारावास से दंडित किया और उन्हें ही 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार के द्वारा ससम्मान रिहा किया गया है। अब अपन बात करते हैं वो कौन से कानून है जिनके तहत इन्हें माफ किया गया है या रिहा किया गया है, सम्मान दिया गया है, वो कौन से कानून है। क्योंकि रिहाई को समझने के लिए आपको एक तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 72 को समझना चाहिए, इसके अलावा 161 है, उसके बाद सीआरपीसी सेक्शन 432 है और इसके अलावा सीआरपीसी सेक्शन 433 है। ठीक, इसके अलावा 1992 की गुजरात सरकार की जो रिमिशन पॉलिसी है उसका भी इसमें प्रयोग हुआ है। इसके अलावा भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 भी प्रयोग हुआ है। देखिए अब क्या क्या किस प्रकार से इनका प्रयोग किया गया। इन दोनों में जो बात कही गई है वो क्या है, आपको पता होगा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 72 और 161 में यह बात कही गई। 72 जो है राष्ट्रपति के संबंध में है और 61 जो है राज्यपाल के संबंध में है। 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान, परिहार या सजा को लघु करने, कम करने, इन सभी का अधिकार दिया जाता है और एज इट इज यही अधिकार राज्यपाल को 161 के तहत है। लेकिन कुछ मामलों में जैसे कि किसी को मौत की सजा दी गई, मृत्युदंड दिया गया, तो ऐसी स्थिति में जो रिमिशन पॉलिसी है, जो रिमिशन करने का जो अधिकार है या जो सजा को कम करने का अधिकार, वो केवल राष्ट्रपति के पास होता है। यह बात अलग है, लेकिन काफी हद तक दोनों में सेम चीजें हैं। तो एक तो इन दोनों आर्टिकलों का प्रयोग किया गया है। ठीक, इसके अलावा सीआरपीसी सेक्शन 432 का प्रयोग हुआ। इसमें जो कहा गया है कि जो जेलें होती हैं या जो जेल है वह राज्य का विषय है, राज्य का विषय है। ठीक, राज्य का विषय है। और जो रिमिशन पॉलिसी है 1992 की जो रिमिशन पॉलिसी है, इन दोनों का प्रयोग करते हुए इन्हें रिहा किया गया, मतलब ये अधिकार आ जाते हैं गुजरात राज्य के पास। क्योंकि 1992 की जो रिमिशन पॉलिसी है उसमें यह कहा गया है कि कोई भी अभियुक्त या जो दोषी होता है आजीवन कारावास से दंडित है और मान के चलना कि उसने 14 वर्ष सजा काट ली है, ठीक, सजा काट ली है, तो उसे रिमिशन पॉलिसी के तहत माफ किया जा सकता है। दूसरी चीज, यहां पर जो भी निर्णय होंगे वो राज्य सरकार का उपक्रम है जेल, इसलिए
ये एक अधिकार यहां भी मिल जाता है गुजरात सरकार को। अब इन्हें जो सजा मिली थी वो कब मिली, मैंने आपको बताया जनवरी 2008 को। अब इसे कैलकुलेट कीजिएगा 2022 तक, 14 साल हो चुके। इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें इसलिए रिहा किया गया है कि इनकी जो है रिमिशन पॉलिसी के तहत 1992 की रिमिशन पॉलिसी के तहत सजा 14 वर्ष से अधिक हो गई। अब आप सोच रहे होंगे मतलब इस प्रकार के गैंगरेपिस्ट होंगे, हत्यारे होंगे, उन्हें माफ किया जा सकता है। 2014 के बाद नहीं, 2014 में जो नई रिमिशन पॉलिसी आई है उसमें तभी माफ किया जा सकता है जब राष्ट्रपति आदेश जारी करेगा या राष्ट्रपति के आदेश से माफ किया जा सकता, अन्यथा नहीं। क्योंकि इसमें ये जो पॉलिसी थी ये हटा दी गई है, अब ये लागू होगी। 2014 से पहले जो भी मामले हैं उनमें कौन सी रिमिशन पॉलिसी लागू हो जाएगी, 1992 वाली। ठीक, यहां तक कहानी समझ में आई होगी। सीआरपीसी सेक्शन 433A का क्या प्रयोग किया गया, इसमें भी वही बात कही गई है कि जिसने 14 वर्ष, ठीक मैंने यहां पर लिखा है कि जिसने 14 वर्ष सजा पूरी कर ली है उसे माफ किया जा सकता है रिमिशन पॉलिसी 92 के तहत। इसमें जो कही गई है वो ये कही गई कि जेलें जो है राज्य का उपक्रम है या राज्य का सब्जेक्ट है। ठीक, और इसमें जो कही गई है वह यही बात कही गई जो 1992 वाली रिमिशन पॉलिसी में कही गई है। और इन्हीं सभी कानूनों के तहत इन्हें 15 अगस्त 2022 को रिहा किया गया है। अब बात करते हैं कि इन्हें सम्मान दिया गया है, क्या वह उचित है। तो इसके लिए आपको इसे समझना है और थोड़ा रोल इसका भी है कि भारत के किसी भी नागरिक को अपने प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार है। यानी भारत के किसी भी नागरिक को दोष सिद्ध हो जाने के पश्चात भी गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। इसी के साथ 1992 की पॉलिसी की बात की जाए तो उसमें कहा गया है कि चाहे अभियुक्त व्यक्ति की स्थिति विचाराधीन बंदी की हो या जमानत पर अवमुक्त होकर समाज में विचरण कर रहा हो, उसका मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार अन्य साधारण व्यक्तियों के भांति प्रत्येक अवस्था में सुरक्षित बना रहेगा। यहां तक कि कारागार में भी उसे अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित नहीं रखा जा सकता, जैसे कि भोजन, चिकित्सा, धार्मिक कर्मकांड, मानवोचित व्यवहार, अपने सगे संबंधियों से मिलने का अधिकार। इन सभी से किसी विशिष्ट कारण के अभाव में वंचित नहीं किया जा सकता। मेरे ख्याल से बिल्किस बानो केस की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।